चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय चल रहा है, तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर MS परिहार। खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उसकी कटाई उपरांत गन्ने की खेती के लिए रबी जो फसल की बुआई है, शीतकालीन गन्ने की बुआई है, वो तब की जाती है। मुख्य रूप से बोने का जो समय है वो अक्टूबर नवंबर जो समय आ रहा है, जिस समय इसके लिए उपयुक्त है। उसके लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। खरीफ फसल के जो अवशेष हैं उनको साफ सफाई करके गहरी जुताई करते हैं और गहरी जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। खेत की तैयारी करते समय 20 से 25 टन आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद देना आवश्यक है, क्योंकि गन्ना जो है काफ़ी लंबी अवधि की फसल है। 250 से 300 किलोग्राम में आपका नाइट्रोजन, 80 से 90 किलोग्राम में फास्फोरस और 50 से 60 केजी मतलब जो है वो पोटास की मात्रा देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, चूँकि लंबी अवधि की फसल है तो नाइट्रोजन बोने के 30 दिन बाद, 90 दिन बाद और 120 दिन बाद देने से फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, गन्ने की बुआई के लिए गन्ने की पौड़ी 3 से 4 कल्ले या आँखें होती हैं, उनको इसके लिए उपयोग किया जाता है। आड़ा डाल के और इसकी बोनी की जाती है। इसको मतलब जो है जब काटते हैं तो कटे हुए स्थान पे उसको बीज उपचार करना नितांत आवश्यक होता है। कई विधि से बीज उपचार किया जा सकता है, पर आप कार्बन डाइजिन मैनक्रोजेब का जो मिक्सचर आता है उसको 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम पाउडर घोल के, और जो है वो अगर 10 लीटर पानी है तो 30 ग्राम के करीब पाउडर घोल के आधा घंटे तक डुबा के और फिर गन्ने की कैनचे बुआई कर सकते हैं। कई जातियाँ गन्ने की प्रचलित हैं। मुख्य रूप से कोयम्बटूर 86-032, कोयम्बटूर 419, कोयम्बटूर 13-05 मतलब जो CO के नाम से वैरायटी प्रचलित हैं, इत्यादि जो किस्में हैं वो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं और काफ़ी बड़े स्तर पे बोई भी जाती हैं। ख़ास तौर से बुआई जो करते हैं वो समतल और नाली विधि द्वारा जो है वो की जाती है। मुख्य रूप से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब जो है वो कूड़ बना के, नाली बना के, जो कि 90 बाई 45 सेंटीमीटर कहना चाहिए इसकी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है, और 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर में मतलब लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बीज गन्ने का जहाँ से भी लें वो विश्वसनीय स्थान होना चाहिए। समय समय पे आप जो है वो कार्बन डाइजिन मैनक्रोजेब का या फफूंदीनाशक और कीटनाशक का उपयोग करते रहेंगे। पानी की फसल है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, और पानी जिन किसान बंधुओं पे हो वही गन्ने की सफलतापूर्वक सुरक्षा के साथ खेती कर सकता है। गन्ने की खेती में लाभ तो निश्चित रूप से प्राप्त होता है, पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने की खेती के साथ साथ आप अगर चाहें तो बीच की जो जगह है, गन्ने के बीच में जो 45 से 50 सेंटीमीटर की जो जगह है, 90 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच की जो जगह रहती है, उसमें अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में मूली है, गाजर है, धनिया है, मेथी है, इस तरीके की फसलें लेके और शुरुआती स्टेज में एक अतिरिक्त लाभ भी आप कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, प्रदेश में धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें दुधारू पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए अभी से ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो ठंड के कारण पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों में गिरावट हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में पशुपालक किस प्रकार से करें अपने डेयरी पशुओं की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा, जिला जयपुर के पशु विशेषज्ञ एलन वर्मा। पशुपालक भाइयों, सर्दियों के मौसम में पशुओं पर कुप्रभाव न पड़े और उत्पादन भी न गिरे, इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में पशुओं की वैसी ही देखभाल करें जैसे कि हम लोग अपनी करते हैं। उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने के लिए अच्छा प्रबंधन करें ताकि वो बीमार न पड़े। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं की संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। खासकर नवजात बछड़े या 6 माह तक के बच्चों की विशेष देखभाल करें और जो लोग पशुपालन कर रहे हैं वो कुछ बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। पशुओं को रात के समय खुली जगह पर न बांधें, ढके स्थानों पर बांधें। रोशनदान दरवाज़ों व खिड़कियों पर टाट या बोरे के पर्दे लगाएं। पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें ताकि जल भराव न हो पाए। पशु बाड़े को नमी सीलन से बचाए और ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य की रोशनी पशु बाड़े में देर तक रहे। बासी खाना पानी पशुओं को नहीं देवे। बिछावन में पुआल का प्रयोग करें। पशुओं को जूट के बोरे ऐसे पहनाएं जिससे वे खिसके नहीं। नवजात बछड़ा बछड़ियों को खीस ज़रूर पिलाए। इसे पिलाने से बीमारी में लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्रसव के बाद माँ को ठंडा पानी न पिलाकर गुनगुना पानी पिलाए। गर्मी देने के लिए पशुओं के पास हल्की आग जलाए पर पशु की पहुँच से दूर रखे। इसके लिए पशु के गले की रस्सी छोटी बांधे ताकि पशु आग तक न पहुंच सके। गर्भित पशु का विशेष ध्यान रखे। वह प्रसव के समय जच्चा बच्चा को ढके व ठंड से बचाव करे। ठंड से प्रभावित पशु के शरीर में कपकपी बुखार के लक्षण दिखने पर तत्काल निकटतम पशु चिकित्सक से उचित इलाज करवाए। जॉन डेयर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कनेठा इटावा से बसंत कुमार जी ने। आपने गेहूं की उन्नत प्रजातियों पर जानकारी चाहिए है। तो बसंत जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उन्नतशील प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का किस समय पर बुआई करें ताकि वो अधिकतम हमें उत्पादन प्राप्त करा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं समय से बुआई हेतु ऐसी प्रजातियां जो सिंचित क्षेत्र के लिए हैं। DBW 88 एक ऐसी प्रजाति है जो सिंचित क्षेत्र के लिए समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद HD 2967 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है और ये भी समय से बुआई के लिए प्रजाति है। इसके बाद HD 3086
बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली नई प्रजाति है जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है। ये जो प्रजातियां मैंने आप लोगों को बताई है, इनका जो समय है वो 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होगा। जो और वैरायटियां हैं जैसे WH 1105 है, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली, लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन ये हमारी प्रजातियां देती है। और इन प्रजातियों का जो समय पर हम बुआई करते हैं तभी ज़्यादा लाभ है। यदि हम अगेती प्रजाति को पछेती में बुआई कर देंगे और पछेती प्रजाति को अगेती में बुआई कर देंगे तो ऐसा करने पर हमारी फसल में लोजिंग की संभावना, गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और उसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं उनको अधिक लंबी अवधि चाहिए अपना पूरा जीवन काल पूरा करने के लिए, और जो पछेती प्रजातियां हैं वो दिसंबर में बुआई होती है और अप्रैल में जाकर मैच्योर हो जाती है, उनको कम अवधि चाहिए होती है। जो हम अगेती प्रजातियों की बात कर रहे हैं ये लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। इसीलिए क्योंकि इनका समय अवधि 130 से 135 दिन है, इनको नवंबर में बुआई के लिए रिकमेंड किया जाता है। और यदि हम इन प्रजातियों को लेट बुआई करते हैं तो ये अपना जीवन चक्र, पहले जमाव, फिर टिलरिंग, कल्ले लेने का समय और फिर वानस्पतिक वृद्धि और फिर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब बाली बनने की अवस्था, ये सारा जीवन चक्र अपना पूरा करने के लिए इनको समावधि कम रहेगी, जिस कारण इसमें दानों की संख्या कम से कम बन। किसान भाइयों, मैं यहीं पर एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो हम समय से प्रजातियां जो हमारी रिकमेंड की जाती है और उनको हम समय से बुआई नहीं करते हैं और समय निकलने के उपरांत बुआई करते हैं तो प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर डे की मिनिमम हमारे गिरावट आती है उसके उत्पादन में। जितना दिन हमारे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही उसमें उत्पादन का स्तर गिरता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमारी जो समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं आप उनकी बुआई 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर की अवधि में अवश्य कर दें। जो हमारी समय से प्रजाति बुआई है उसमें हमारी प्रजाति HD 3086 है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका औसत उत्पादन 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है। यदि हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन लेना चाहेंगे तो समय से इसकी बुआई करें। इसी के साथ साथ एक और अच्छी नई प्रजाति है DBW 88 के नाम से। ये प्रजाति गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, उसके द्वारा विकसित की गई प्रजाति है और इस प्रजाति का भी उत्पादन आपका 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की ही क्षमता है। ये प्रजातियां हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देने के लिए अच्छी प्रजातियां हैं। सिंचित दशाओं में समय से बुआई के लिए दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य प्रजातियां जो हमारी पहले से हमारे क्षेत्र में चली हुई है जैसे DPW 621-50 प्रजाति है जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा एक प्रजाति और है समय से बुआई के लिए PBW 550। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो हमारी सैंडी सोयल है, रेतीली जमीन है, उनके लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। क्योंकि इस प्रजाति की एक सबसे अच्छी खास विशेषता है ये अन्य प्रजातियों की तुलना में जल्दी पककर तैयार हो जाती है, जिस कारण यदि रेतीली जमीन में जो आखिरी सिंचाई की अवस्था होती है यदि उस समय किसान भाई पानी लगाते हैं तो फसल गिरने की संभावना रहती है और यदि पानी नहीं लगाते हैं तो दाना सिकड़ा हुआ बनता है। उस दशा में PBW 550 वैरायटी मोटा दाना और जल्दी पककर तैयार हो जाने के कारण उसका दाना मोटा और अच्छा स्वस्थ दाना उसमें तैयार होता है। इसलिए समय से बुआई के लिए PBW 550 वैरायटी भी रेतीली दशाओं के लिए अच्छी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ऐसी दशाओं में जहां पर पानी की व्यवस्था न हो, असिंचित दशाओं के लिए समय से बुआई हेतु असिंचित दशाओं में दो प्रजातियां हैं हमारी PBW 644 और HD 1080। ये दोनों प्रजातियां असिंचित दशाओं में हमारे किसान भाइयों को समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। इनका औसत उत्पादन उन दशाओं में भी 40 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन सावधानी यही रखें कि यदि आप समय से बुआई करेंगे तभी ये उतना अच्छा उत्पादन दे पाएगी। यदि आप इनकी बुआई देरी में करेंगे तो तब ये उतना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं। किसान भाइयों, ये हमने अभी तक जो आपसे बात की ये सिंचित असिंचित समय से बुआई के लिए हमने बात की है। अब बात करते हैं पछेती बुआई के लिए देरी से बुआई के लिए, जिसका समय हमारा 1 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का समय अधिकतम समय होता है। उसके बाद यदि हम गेहूं की फसल की बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि तापमान
कम रहता है तो पहले पौधे का जमाव में ही समस्या रहती है कि उसका जमाव कम हो पाता है। दूसरा, जो टिलरिंग कल्ले लेने के लिए 16 से 20 डिग्री का तापमान पौधे को चाहिए, वो दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में तापमान उसकी आवश्यकता से अत्यधिक कम होने के कारण वो कल्ले लेने की क्षमता उस पौधे में नहीं रहती है। इसीलिए जितना पछेती का समय होगा उसमें कल्ले की मात्राएं घट जाएगी, उतने कल्ले पौधे में कम। जिन परिस्थितियों, यदि हम समय से बुआई की बात कर रहे थे तो उसमें हमें बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इसीलिए हमारी पछेती प्रजातियों में बीज की मात्रा हमें बढ़ानी होती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज का इस्तेमाल। अब मैं आपको कुछ पछेती प्रजातियों के बारे में जानकारी देता हूँ। DBW 90 ये ऐसी प्रजाति है जो पछेती में नई प्रजाति है और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसके बाद बात आती है PBW 590, ये भी हमारी पछेती में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है, जो लगभग 48 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन पछेती अवस्थाओं में भी सिंचित दशाओं में दे सकती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रजाति है HD 1021, ये पछेती अवस्थाओं में जो देरी से बुआई के लिए गेहूं की हम प्रजातियां सेलेक्ट करते हैं, उनमें बहुत अच्छा उत्पादन। इस 1021 प्रजाति का एक और खास गुण है कि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो चौड़ी होती है, और दूसरा दाना अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे मोटा दाना इसका होता है, जिसके कारण इसका उत्पादन भी किसान भाई अच्छा प्राप्त करते हैं। और यदि साधारण तौर पर हम प्रजातियों की बात करेंगे तो एक साधारण जो औसतन किसानों के पास आजकल प्रजाति मिलती है PBW 343 समय से बुआई के लिए होती थी, जो अब इतनी अच्छी नहीं चल रही है। जो पछेती बुआई के लिए है वो है PBW 373, जो एक सामान्य प्रजाति है, जो पहले से काफ़ी लंबे समय से हमारे किसान भाइयों, आप जहां तक संभव हो आप ये जो मैंने अन्य प्रजातियां बताई हैं आप इनका इस्तेमाल करें और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है कुमारगंज फैजाबाद से विजय लाल जी ने। आप बेर के बागों में लगने वाली फल मक्खी कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो विजय लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बेर में फल मक्खी के बारे में बताऊंगा, उसका वो कैसे आक्रमण करती है और क्या उसका नियंत्रण है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, उनके बागों में इस समय फल मक्खी कीट का प्रकोप हो रहा है, और यदि समय रहते इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो बागवान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी इस समय फल आ रहे हैं और इसी समय इसका प्रकोप, फल मक्खी का प्रकोप बढ़ेगा। फल मक्खी का आक्रमण कैसे होता है? जो वयस्क जो इसकी मादा मक्खी होती है वो फल के अंदर अंडे देती है और उससे लार्वा निकलता है। वो जब लार्वा उसमें तैयार हो जाएगा तो फल नीचे गिर जाएगा और फल नीचे गिरेगा और उसमें प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर वापस वयस्क बनेगा। तो ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। ये तो इनका प्रकोप का है कि कितनी जल्दी ये बढ़ती है। अब इसमें लार्वा बनेगा फल के अंदर तो वो फल खराब हो जाएगा और उसकी उत्पादन कम हो जाएगा। बेर के बाग को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए किसान भाई अपने स्तर पर कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आपको 0.14% मेलाथियोन का आप छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सड़े गले जो पेड़ के नीचे जो जितने भी सड़े गले फल हैं उनको एकत्रित करके दूर खड्डे में दबा दें, गहरा खड्डा खोद के उसमें दबा दें। साफ सफाई का बगीचे में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि प्रभावित आपके फल हैं वो उसमें कीड़े रहेंगे फल में, तो वो उसका उनका चक्र चलता रहेगा। लार्वा से प्यूपा से फिर वयस्क, तो इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए खेत को साफ रखें तो इसका नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। हरे चारे वाली फसलों की खेती पर तकनीकी सलाह। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।